A very good morning to all of you. Today we are going to complete your remaining chapter number 12, Discharge of Contract. हमने चैप्टर नंबर 12 जो स्टार्ट किया था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमने ये देखा था कि जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई किसी परफॉर्मेंस के लिए, कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना होता है, कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। यही प्रॉमिस है और यही प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है और प्रॉमिसी को प्रॉमिस करता है। तो जब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ कब माना जाता है? मैंने आपको बताया था, कुछ केसेस हमने डिस्कस किए थे। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कर लेती हैं, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ जाता है। तो उस केसेस में हम इसे बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की वजह से, यानी एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना चाहती, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना पड़ जाता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया था। इसके आगे है इफेक्ट ऑफ ब्रीच, यानी कि जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में अपनी विलिंगनेस नहीं शो कर रही है, यानी वो ये दिखा रही है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूंगी। सपोज हमने किसी को अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है बिल्डर को, और वो बिल्डर जो है वो 31 जनवरी तक हमारा हाउस कंप्लीट कर कर नहीं दे रहा, तो दूसरी पार्टी को क्या अधिकार होते हैं? दूसरी पार्टी को ये अधिकार होते हैं, यानी जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, पीड़ित पक्ष होता है, उसे ये अधिकार होता है कि वो रीइंबर्समेंट क्लेम कर सके, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी खत्म कर सकता है, और जिस पार्टी ने उसे कंप्लीट करने से मना किया है उससे वो कॉम्पनसेशन प्राप्त कर सकता है। ये क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध को खत्म करने पर क्या प्रभाव होते हैं, जो पीड़ित पक्षकार है उसे क्या राइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि जब दोनों पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस समय पर उस काम को करना पॉसिबल था, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हुई, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, किसी ऐसे इवेंट की घटना घटित हो गई कि दोनों पक्ष या दोनों में से कोई एक पार्टी अपने जो प्रॉमिस है उसको पूरा करने में असमर्थ है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिकली रेपुडिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। अब जो अनुबंध खत्म होता है उसको फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अनुबंध जो है वो बिना पूरा हुए, बिना अकम्प्लिश हुए खत्म हो रहा है। ठीक है। क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन, हमने रिपेयर वाला एग्जांपल लिया था, अगर कोई पर्सन किसी के घर को रिपेयर करने के टास्क में एंगेज है, अगर मान लीजिए उसका घर उसने आधा घर बना दिया है और उसका घर बिजली कड़कने की वजह से, बाढ़ की वजह से पूरी तरह से टूट गया, या उसमें ऐसा लॉस हो गया जिसे प्रॉमिसर पूरा नहीं कर सकता, तो उस केस में कोर्ट ने प्रॉमिसर को ये राइट दिया है कि वो कोर्ट में अपील कर सकता है, और ऐसी कंडीशंस को जस्टिफाई माना जाएगा जिन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होना जरूरी नहीं माना जाएगा। तो इंग्लिश लॉ में भी और इंडियन लॉ में भी, दोनों लॉज में इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब दोनों पक्षकारों का या दोनों में से किसी एक पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और दोनों पक्षकार अपने अपने ऑब्लिगेशन से, अपने अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं दिस डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वही है कि जब किसी इवेंट की वजह से, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने की वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या है? हमारा फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है। अब मान लीजिए ए और बी की मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनके पेरेंट्स ने ए और बी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उससे पहले ही जो बी है वो पागल हो जाता है, तो ए और बी की मैरिज नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई भी पागल व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहेगा।
तो ए और बी दोनों ही अपनी लाइबिलिटीज से मुक्त हो जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 31 तारीख को ए को अपना हॉर्स दे देगा और ए उसके बदले में बी को 50,000 रुपए दे देगा। लेकिन 31 तारीख आने से पहले ही 25 तारीख को ही हॉर्स की डेथ हो गई। तो क्या हुआ, ये ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से जो बी है वो हॉर्स डिलीवर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा और ए और बी दोनों ही अपनी लाइबिलिटीज से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है पार्टीज रिलीज हो जाएंगी अपनी लाइबिलिटीज से। ठीक है, अब क्या क्या होता है, कौन कौन सी केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है, जहां पर अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जहां से जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना संभव ना हो पाए, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कि सर्कमस्टांसेस में परिवर्तन ला दे जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या ऐसे सिचुएशन में कंट्रोल नहीं है पार्टीज का सिचुएशन के ऊपर, क्यों वो सिचुएशन को ठीक कर सके और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कौन कौन से केसेस में क्या लिमिटेशंस है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की क्या कुछ सीमाएं हैं वो हम देख लेते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस में वो अप्लाई नहीं होता। जब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी क्या हो रहा है कि जैसे ए और बी ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो शादी की डेट थी उस डेट को बी वेन्यू पर नहीं पहुंचा ए से शादी करने के लिए, और वहीं बी जो है वो सी से शादी करने का प्रॉमिस करता है। तो दोनों ही सिचुएशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। यानी एक तरफ तो बी जो है वो वेन्यू पर नहीं पहुंचा, वो ये कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार था इस वजह से मैं वेन्यू पे नहीं पहुंचा, वहीं बी सेम डेट को सी से शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों कंडीशंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, इस वजह से यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का रूल अप्लाई नहीं होगा। आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर द कंटेंट। नेक्स्ट क्या है, जब कोई इशू ये साबित करे कि एक पार्टी की इंक्लिनेशन है कंडीशन की तरफ, यानी जानबूझकर उसने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, उसके झुकाव उसकी तरफ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं, यानी या तो किसी नेचुरल इवेंट की वजह से नहीं बल्कि किसी की उसका ज्यादा उसकी तरफ अटैचमेंट है, उस वजह से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है या वो उसे करना नहीं चाहता, तो इन केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इंडियन लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी इंग्लिश लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम ही है। दोनों ही केसेस में ये कहा गया है कि इफ सम एक्ट इज इम्पॉसिबल ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, यदि किसी असीमित घटनाओं की वजह से, ऐसी घटनाएं जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसे कारण जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, किसी काम को पूरा कर पाना, किसी अनुबंध को पूरा कर पाना अगर पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हुई मानी जाएंगी और दोनों पार्टीज अपनी अपनी लाइबिलिटीज से, अपने अपने ऑब्लिगेशन से रिलीज यानी मुक्त हो जाएंगी। तो इंडियन लॉ क्या बोलता है कि इस केस में पार्टीज अपने आप डिसाइड नहीं करेंगी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, बल्कि इसे ये इशू कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट हैज द ओनली राइट टू डिसाइड कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है या नहीं खत्म करना। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी पार्टी को कोई डैमेज हुआ है, उसको कोई क्षतिपूर्ति हुई है, उसका खर्चा हुआ है, तो उसे उसके बदले में कॉम्पनसेशन प्राप्त करने का भी अधिकार है, और उसकी वजह से अगर किसी ने कोई प्रॉफिट कमाया है किसी पार्टी ने, तो वो प्रॉफिट भी उसे दूसरे पक्षकार को रिटर्न करना होगा। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो भी डिसीजन लेना है कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में, यानी उसे रिपुडिएट करना है, वो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा, ये सारे डिसीजन कौन लेगा, ओनली एंड ओनली कोर्ट। कोई भी पर्सन ये डिसाइड नहीं करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा या नहीं, सिर्फ कोर्ट ही ये डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन की क्या क्या एक्सेप्शन है, यानी कब ये रूल अप्लाई नहीं होगा या कब पार्टीज को अपना काम करना ही होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि
काम को किया जा सकता है, लेकिन उसको करने में कुछ ज़्यादा खर्चा हो रहा है या कुछ ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो ऐसी केसेज़ में लॉ क्या बोलता है कि क्योंकि काम को करना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ प्रोमिसर अपनी परेशानी की वजह से काम नहीं करना चाहता, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, बल्कि उसे अपना काम करना होगा और अनुबंध को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर वो अनुबंध को खत्म करेगा तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी और उसे पूरी क्षतिपूर्ति देनी होगी। यानी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल है, इस वजह से किसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। सेकंड चीज क्या आती है? कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि एक होलसेलर है सपोज, उसने किसी रिटेलर को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें इतने पैकेट बिस्किट्स दूंगा। अगर मान लीजिए बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में या तो कर्मचारियों की सैलरी के लिए उन्होंने हड़ताल कर दी और कर्मचारियों के वेजेस बढ़ गए, बिस्किट को बनाने वाली चॉकलेट्स महंगी हो गई, तो उसकी वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना चाहता, तो ऐसा नहीं होगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। यानी किसी भी कॉमर्शियल अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं और उसको पूरा करने में अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जो कि ठीक की जा सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना संभव है, तो उन्हें संभव काम को करना ही होगा। नेक्स्ट क्या है? स्ट्राइक, लॉकआउट्स, राइट्स एंड सिविल डिस्प्यूट्स। अगर किसी एरिया में लॉकआउट्स हो गया, स्ट्राइक हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गया, दंगे फसाद हो गए, तो इस केसेस में भी इन सब चीजों के शांत होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ नहीं माना जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 5 ऑब्जेक्टिव के लिए कि जैसे एक घोड़े को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक साइकिल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुए हैं, लेकिन सिर्फ घोड़े की डेथ हो गई और बाकी चीजें सलामत हैं, तो बाकी चीजों के कॉन्ट्रैक्ट पूरे होंगे। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, वो कौन सा? हॉर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हॉर्स क्या है? डेड हो चुका है, तो बाकी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रॉमिसर और प्रोमिसेस को अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करना होगा। नेक्स्ट क्या आता है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड होता है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? अब किसी भी पार्टी की खुद की इच्छा से वॉइडेबल उसे घोषित नहीं किया जा सकता अनलेस और अनटिल कि उसे पूरा करना असंभव हो। यानी अगर कोई पार्टी उसे पूरा नहीं करना चाहती, इस वजह से कोर्ट उसे रेपुडिएट नहीं करने देगा, बल्कि अगर उसे करना इम्पॉसिबल है तभी कोर्ट ये अलाउ करेगा कि इसे किया जाए। अगर किसी पार्टी ने कोई मनी, कोई प्रॉफिट रिसीव किया है, तो दूसरी पार्टी को उसे रिटर्न करना होगा इस केस में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जाएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? अ- अगर किसी पार्टी ने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई प्रॉफिट, कोई गेन अर्न किया है, तो उसे वो गेन और अर्निंग्स लौटानी होंगी। नेक्स्ट क्या है? वैल्यूएबल आइटम्स, कैश के बदले यदि उसने कोई वैल्यूएबल आइटम रिसीव की है, ठीक है, तो उस वैल्यूएबल आइटम को भी उसे प्रॉमिसी को रिटर्न करना होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा रहा है। और सबसे और मेन कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर दोनों में से किसी एक पक्षकार को कोई क्षतिपूर्ति हुई है, कोई डैमेज हुआ है, तो उसके लिए वो अपना क्लेम फाइल कर सकता है और अपनी कॉम्पनसेशन को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नॉट एन एक्सक्यूज। इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं बच्चों जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, कॉमर्शियल यूज, यानी अगर किसी कॉमर्शियल उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, वही सारे इसमें हैं। जैसे क्या है? कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। थर्ड है इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर। अगर मान लीजिए उसकी शॉप में कोई दिक्कत आ गई है, अभी फेलियर है, लेकिन उस फेलियर को ठीक किया जा सकता है, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जरूरी होगा। यानी ये ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिस्टिट्यूशन रिगार्डिंग वॉइडेबल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग क्या है? अगर किसी एक पार्टी के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट
वॉइडेबल घोषित करता है तो दूसरी पार्टी अगर अग्रीव्ड है तो उसे उसके लिए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर जिस पार्टी ने प्रॉफिट अर्न किया है कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने के बाद, तो उसे वो प्रॉफिट जो है वो रिटर्न करना होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हुआ है उसको अगर कंडीशन ठीक हो जाती है तो उसको कंफर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉमिसी ने, अगर प्रॉमिसी क्या होता है कि जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट को नेग्लेक्ट करता है और उसकी वजह से प्रॉमिसर को कोई क्षतिपूर्ति होती है तो उसे भी वो नेग्लेक्शन जो भी नेग्लेक्शन उसने किया है उसके लिए उसे वो कॉम्पनसेट प्रॉमिसर को करना होगा। यानी जानबूझकर अगर वो नेग्लेक्ट करता है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करता है तो ही हैज टू कॉम्पनसेट टू द प्रॉमिसर। इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चंस। ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो गया है। Students, prepare your notes thoroughly. This is very important chapter from exam point of view. So all the best and come up with your doubts and queries. Thank you so much.